प्यारे बच्चों, BLED.in में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर उषा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, देखिए एक हम नई चीज़ शुरू करने जा रहे हैं। अब हमने लिया है आपके लिए जो थर्ड ईयर वाले बच्चे हैं उनके लिए हमने जो आपका सब्जेक्ट है वो है एनवायरनमेंट स्टडी का शिक्षा शास्त्र, यानी कि पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र। तो अब हम इस बुक को आपके सामने लेकर आए हैं और धीमे धीमे करके इसको हमें आपके लिए कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसका जो पहला टॉपिक है वो है पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना। और जो पर्यावरण अध्ययन की जो संकल्पना जो आपका यूनिट 1 है उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे जो है ना वो कंप्लीट हो रहे हैं। तो हम आपको क्वेश्चन वाइज पढ़ाने का प्रयास करेंगे और जैसे हम एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताएंगे। ठीक है, तो जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसमें आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी क्या होंगे, कंप्लीट होंगे। और हम आपसे आज एक और बात कहने जा रहे हैं कि आप जैसे हमारा लेक्चर लेंगे, लेक्चर लेने के बाद आप उसको ऐसा करिए कि अपने नोट्स में उसको चेंज करिए। ठीक है, और उसको लिखिए, लिखने के बाद फिर उसको पढ़िए। और यदि आपको ये दिक्कत आ रही है इसमें भी तो फिर आप टेक्स्ट की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको पढ़ाएंगे पर्यावरण अध्ययन का अर्थ, परिभाषा, प्रकार स्पष्ट कीजिए कि अगर हम पर्यावरण का अध्ययन क्यों करते हैं, उसकी क्या मीनिंग है। ठीक है, उसकी क्या डेफिनेशंस हैं, क्या टाइप्स हैं। ठीक है, इनको क्या करना है, हमें क्लैरिफाई करना है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कंसेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, यानी कि पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना क्या कंसेप्ट है। तो देखिए आपको मालूम ही होगा कि जैसे मान लीजिए हम लोग ह्यूमंस हैं और ह्यूमन जो है वो क्या है कि इस सृष्टि की क्या है, सर्वोत्तम कृति है, यानी कि सर्वोत्तम रचना है, सर्वोत्तम क्रिएचर है। और इसकी जो आपकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है, वो क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस उसके सभी इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, जो उसे जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में एडेप्टेशन प्रदान करने के लिए उसके दृष्टिकोण और व्यवहार का परिमार्जन करते हैं। अगर जैसे मान लीजिए कोई भी मनुष्य है, ठीक है, तो उसकी जो मनोदैहिक गुणवत्ता या उत्कृष्टता इस बात पर निर्भर करती है कि जो चेंजेस हैं एनवायरनमेंट में, ठीक है, और उस चेंजेस में उसने अपने आप को किस तरह से अडेप्ट किया है और उससे क्या सीखा है। इस सीखने की प्रक्रिया में उसे जो अनुभव प्राप्त होते हैं वह अनुभव ही क्या होते हैं, मनुष्य को श्रेष्ठता प्रदान करते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए हम हैं तो मनुष्य जो होता है वो चेंजिंग इन्वायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट करता है। ये तो क्या कहलाता है, तभी तो फिर हम लोग क्या कहलाते हैं कि ऐसे मानव कहलाते हैं या ऐसे क्रिएचर कहलाते हैं कि जो हर इन्वायरमेंट में अपने आप को क्या करते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। तो मानव जीवन के सफल निष्पादन के लिए परिवेश या वातावरण की भूमिका कैसी है, अद्वितीय है। इसी प्रकार शैक्षिक प्रक्रिया के द्वारा एक ऐसे विषय क्षेत्र की आवश्यकता अनुभव की गई जो मनुष्य और उसके अंतःक्रियात्मक वातावरण के साथ साथ अंतर संबंधियों की सम्यक जानकारी प्रदान कर सके। इन अंतर संबंधों में जीवन, स्वभावगत विशेषताएं, मानव का व्यवहार, विकास की विभिन्न अवस्थाएं, मैच्योरिटी के आयामों की जानकारी केवल मनुष्य को ध्यान में रखकर ही नहीं बल्कि पूरे प्राणी मात्र के दृष्टिकोण से इस अध्ययन के क्षेत्र में प्रदान की जाती है और उसे हम कहते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो जो पर्यावरण का अध्ययन है उसका पर्यावरण संबंधी उन सभी कारकों के अध्ययन से संबंधित है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, मानव और प्राणी जगत पर क्या करता है, प्रभाव डालकर मनोवैज्ञानिक, सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से ऐसे परिवेश से परिचित कराता है जो प्राणी मात्र के विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। इस प्रकार पर्यावरण अध्ययन की संपूर्ण प्रक्रिया में पर्यावरण की परिधि में आने वाले सभी तथ्यों का शैक्षिक व प्रायोगिक विवरण सम्मिलित है। तो पर्यावरण अध्ययन की जो कंसेप्ट है उसको समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम कि पर्यावरण के प्रत्यय को समझना आवश्यक है। अब हम जानेंगे कि मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट क्या है, पर्यावरण का अर्थ क्या है। तो जो पर्यावरण का जो ये शब्द है आपका एनवायरन, तो एनवायरन जो है वो फ्रेंच भाषा से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है सराउंडिंग, यानी कि चारों ओर से घिरा हुआ।
तो हमारे चारों ओर से घिरे हुए जो परिवेश है, ठीक है, उसमें आप देखते होंगे कि बहुत सारे बायोटिक फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, ठीक है, और बहुत सारे कैसे होते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। एबायोटिक में जैसे लाइट है, ठीक है ना, एयर, सॉइल, ठीक है, तो ये सब फैक्टर्स आते हैं। इस प्रकार से ये स्पष्ट होता है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, हमारे आसपास क्या है, कि समस्त बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स क्या हैं, फैले हुए हैं, और वो हमें क्या करते हैं, हमें प्रभावित करते हैं, और वह सम्मिलित रूप से पर्यावरण के रूप में हमें दिखाई देते हैं। तो जो पर्यावरण है वो बहुत सारे जो कंपोनेंट्स हैं उनका एक समूह है, जो मनुष्य और दूसरे जीवधारियों को चारों ओर से घेरे हुए रखकर उनको क्या करता है, प्रभावित करता है। कलावती 2004 के अनुसार यदि हम जानें तो एक पर्यावरणीय परिवेश में जो वाटर, सॉइल, ठीक है, लैंड और मानव व जीवित प्राणियों के जो इंटर रिलेशनशिप है वो परिवेश आते हैं, जो छोटे छोटे रूप में एक दूसरे के जटिल संरचना का निर्माण करते हैं। उन्होंने बताया कि जो इन्वायरमेंट है वो एक भौतिक, रासायनिक, बायोटिक, सोशल और कल्चरल तथ्यों का ऐसा संपूर्ण तंत्र है जिन्हें क्या करते हैं, जिन्हें हम पृथक नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है। यह सभी तंत्र एक दूसरे से परस्पर एक कड़ी के रूप में जुड़े होते हैं। कुमारस्वामी और अन्य के अनुसार 2004 में उन्होंने बताया कि प्राकृतिक पर्यावरण में परस्पर अंतर संबंध के 4 तंत्र पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें देखिए, पहला है लिथोस्फीयर यानी कि स्थलमंडल, दूसरा है हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, और बायोस्फीयर यानी कि जैवमंडल, ठीक है। अब हम आपको इनकी डिफरेंट जो जितने भी स्फीयर्स हैं, मंडल हैं, उनकी डेफिनेशंस बताएंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट साइंटिस्ट। यहाँ पे हम आपको एक बात और बता दें कि कभी कभी जैसे आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें पूछ लिया जाता है कि कितने स्फीयर्स हैं, उनमें से किसी 2 स्फीयर्स के बारे में बताइए, या वेरी शॉर्ट में पूछ लेंगे लिथोस्फीयर्स के बारे में लिखिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इनमें से करने हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से कवर भी हो जाएंगे। तो अभी हम आपको बता रहे हैं कि डेफिनेशंस क्या हैं। तो पर्यावरण शब्द उन सभी बाहरी शक्तियों और तथ्यों को सम्मिलित करता है जो व्यक्ति के जीवन पर्यंत उनको प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। तो एनवायरनमेंट जो है वो कवर्स ऑल द आउटसाइड फैक्टर्स दैट हैव एक्टेड ऑन द इंडिविजुअल सिंस वी बिगिन लाइफ। जब हमारी लाइफ की शुरुआत होती है उसी समय से ये फैक्टर्स क्या होते हैं, बाह्य रूप से हम लोगों को क्या करते हैं, इफेक्ट डालना शुरू कर देते हैं, और जीवन पर्यंत हम उनके साथ ही रहते हैं। तो ये है अकॉर्डिंग टू वुडबर्थ। अब हम आगे देखेंगे, डगलस एंड रोमन हॉलैंड के अनुसार पर्यावरण एक ऐसा शब्द है जो सम्मिलित रूप से उन सभी बाहरी शक्तियों एवं प्रभावों का वर्णन करता है जो जीवित प्राणियों की प्रकृति, व्यवहार तथा वृद्धि, विकास और परिपक्वता को प्रभावित करते हैं। यानी कि हमारी पूरे ह्यूमन की जो ग्रोथ है और पूरे ह्यूमंस की लाइफ को ये जो पर्यावरण है वो क्या करता है, चेंज करता है, प्रभाव डालता है। तो एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट इज ए वर्ड विच डिस्क्राइब इन द एग्रीगेट all of the external forces, influences and conditions which affect the life, nature, behavior and the growth, development and maturation of living organisms according to Douglas and Roman Holland। अब देखिए J.S. रॉस क्या कहते हैं। तो J.S. रॉस के अनुसार पर्यावरण वह बाह्य बल है जो हमें प्रभावित करता है, ठीक है ना। एनवायरनमेंट इज एन एक्सटर्नल फोर्स विच इन्फ्लुएंसेस अस। आगे हम देखेंगे पर्यावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो जीन्स के अतिरिक्त व्यक्ति को प्रभावित करती है। ये किसने कहा, ये कहा NH एनास्टेसी ने। यानी कि जो एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग दैट इफेक्ट द इंडिविजुअल एक्सेप्ट हिज जीन्स। तो ये सारी जो परिभाषाएं हैं उनसे स्पष्ट होता है कि पर्यावरण जो है वो सभी बाह्य, आंतरिक, जैविक और अजैविक घटकों के पारस्परिक इंटर रिलेशनशिप से संबंधित है जो व्यक्ति व जीवित प्राणियों को सतत रूप से प्रभावित करता है। ये सभी बायोटिक और अबायोटिक रिलेशन वो जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे मिलके पर्यावरण तंत्र का निर्माण करती है। तो स्पष्ट है कि जो आपका एनवायरनमेंट है वो क्या है, वह एक परिवेश है
जो प्राणियों के साथ आवश्यक रूप से संबंधित है, यानी कि हम एनवायरनमेंट के बिना नहीं रह सकते। सम्मिलित रूप से पर्यावरण के अंतर्गत वह सभी परिस्थितियां आती हैं जो हमारे जीवन पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से इफेक्ट डालती हैं। इस प्रकार से जो आपका एनवायरनमेंट है वो मानव ही नहीं बल्कि प्राणी मात्र के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक रूप से सम्मिलित है। अब हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या है। ठीक है, पर्यावरण के प्रकार क्या हैं। तो पर्यावरण को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला हम बताएंगे आपको बायोटिक। जैसे कि बायोटिक जो वर्ड है उसका मतलब ही होता है कि जीवित प्राणियों से जुड़ा हुआ। ठीक है, बायो यानी कि जैविक पर्यावरण में जैविक घटक सम्मिलित होते हैं जो किसी भी इकोसिस्टम के जैविक भाग को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इनमें क्या होगा, इनमें प्लांट्स आएंगे, एनिमल्स आएंगे, माइक्रोब्स की जटिल समुदाय आते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि जो जैविक एनवायरनमेंट है, ठीक है, जैविक पर्यावरण प्राणियों के उन पारस्परिक प्रभावों की ओर इंगित करता है जो एक दूसरे पर या तो पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं या नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। इकोसिस्टम के जो जैविक कंपोनेंट्स हैं उनके 3 भाग होते हैं। पहला क्या होता है, उत्पादक जिसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर, फिर उपभोक्ता जिसको हम कहते हैं कंज्यूमर, और फिर होते हैं अपघटक जिनको हम कहते हैं डिकम्पोजर्स। अब हम बात करें यदि प्रोड्यूसर्स की या उत्पादक की, तो ये क्या करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके ऑर्गेनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, और ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं वो ऊर्जा और खनिज लवणों के उत्तम स्रोत का कार्य करते हैं। ठीक है, और हम उपभोक्ता क्या करते हैं, उपभोक्ता वह जीवित प्राणी हैं जो प्रोड्यूसर्स के द्वारा बनाए गए ऑर्गेनिक पदार्थों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। अब इसमें भी जो आपके जो कंज्यूमर्स हैं वो कैसे 3 श्रेणी के हो जाएंगे, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, तीनों प्रकार के होते हैं। और जो जीवित प्राणियों के जो अंत का समूह है वो क्या है, वो उसको क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं या डिकम्पोजर्स कहते हैं, जो मृत जंतुओं और पौधों से क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। प्राणियों का जैविक समुदाय भौतिक वातावरण के साथ मिलकर एक क्या करता है, इंटरफिजियोलॉजिकल सिस्टम का निर्माण करता है जिसे क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। अब हम जानेंगे कि एबायोटिक। तो एबायोटिक जो फैक्टर्स हैं उनके अंतर्गत ऊर्जा का वह प्रवाह आता है जो जीवित प्राणियों की जीवन की क्रियाओं को संपादित करने के लिए जो जितने फिजिकल फैक्टर्स हैं उनको उपलब्ध कराता है। और इन फिजिकल फैक्टर्स में देखिए क्या क्या आते हैं, मिनरल्स आते हैं, रेडिएशंस आती हैं, ठीक है, हमारी क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेन, ठीक है, और क्या कहते हैं, आइस, सॉइल, लैंड, साउंड, ठीक है, और लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, वायु है, ठीक है, जल, प्रकाश, नदी आदि वह सभी आते हैं जो जीवित प्राणी के वातावरण से भोज्य पदार्थों के निर्माण हेतु प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि हम प्यारे बच्चों आपको समझा रहे थे कि जो इकोसिस्टम है ना, तो इकोसिस्टम में जो आपके एबायोटिक हैं, एबायोटिक फैक्टर्स 3 प्रमुख कार्य करते हैं। पहला क्या है, पहला कार्य उनका है कि जो जीवित प्राणी हैं उनको जल और ऑक्सीजन उपलब्ध कराना, और दूसरा काम क्या है कि जीवन के लिए आवश्यक जो आपके 6 मुख्य तत्व होते हैं उनके संग्रह केंद्र के रूप में कार्य करना। और देखिए जो आपके 6 जो आपके एलिमेंट्स होते हैं ना, उनमें से कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। ये याद करिएगा, हमेशा पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन से माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं जो 6 होते हैं। ठीक है, तो उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। ये सभी तत्व जीवित प्राणियों के लिए 95% भाग का निर्माण करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में इनकी जो उपस्थिति होती है, इनकी जो आवश्यकता है वो 95% तक होती है। और जो तीसरा है वो क्या है, पृथ्वी जो इन तत्वों की निश्चित मात्रा को सुनिश्चित करती है। ठीक है, और यह एक रिसाइकल्ड होते रहते हैं जिससे संपूर्ण रूप से परितंत्र को लाभ पहुंचाया जा सके। और जो नेक्स्ट है वो है साइको सोशल, यानी कि मनोसामाजिक। तो ये जो है वो एनवायरनमेंट में मानव की जो सामाजिक संबंध है और उनकी जो प्रक्रियाएं हैं उनसे सृजित होता है। ठीक है, इस पर्यावरण के अंतर्गत जो परिवर्तित समाज, ठीक है,
परिवेश, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक क्षेत्रों में मानव का क्या व्यवहार है, ठीक है, उनका प्रतिरूप आता है, इसीलिए इसको कहते हैं मनोसामाजिक। और देखिए हम जानते भी हैं कि मानव का जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो उसके व्यवहार से क्या होता है, रिप्रेजेंट होता है। तो जो मनुष्य है, मनुष्य का अपना परिवेश और परिस्थिति के प्रति कैसा दृष्टिकोण होता है, उसका व्यवहार वैसा ही प्रकट होता है। तो सामाजिक प्राणी होने के नाते उसका सामाजिक व्यवहार उसके सामाजिक एनवायरनमेंट को प्रेजेंट करता है, जिसके अंतर्गत देखिए जितना भी आपके कल्चरल एनवायरनमेंट आता है, ठीक है, ट्रेडिशंस आती हैं, ठीक है, हमारी मान्यताएं आती हैं, रहन सहन, खान पान, ठीक है, हमारा विश्वास, शिक्षा तथा व्यवसाय संबंधी गतिविधियां आती हैं, जो मनुष्य के जीवन परिस्थितियों के साथ साथ आवश्यक रूप से क्या होती हैं, अंतर संबंधित होती हैं। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। ध्यान रखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था और आप इसको एक बार समझिएगा, पढ़िएगा और नोट्स बनाइएगा, ठीक है। और नोट्स बनाने के लिए आपको टेक्स्ट की आवश्यकता हो तो हमारे पास टेक्स्ट भी उपलब्ध है, ठीक है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप हमारी साइट पे हमसे इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और हमारा जो ईमेल एड्रेस है वो है bletnotes@gmail.com। पहले बच्चे हम आपको एक बार फिर से इन्फॉर्म कर दें कि हमारे पास फर्स्ट ईयर से लेकर 4th ईयर तक की इंग्लिश मीडियम की बुक्स आ चुकी हैं जो अभी तक पूरे इंडिया में नहीं हैं, ठीक है। बहुत प्रयास के बाद हम आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि आपको बुक्स दे पा रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास फर्स्ट ईयर से लेकर 3rd ईयर तक की हिंदी मीडियम की बुक्स हैं और साथ में ऑप्शनल बुक्स भी हैं। तो ये ई बुक आप बराबर स्टडी करते रहिए किंडल पर। इसके साथ साथ हमें आपसे एक ही अपेक्षा रहती है कि आप हमारे जो यूट्यूब चैनल से जो भी आप स्टडी कर रहे हैं blet.in के माध्यम से, तो उसमें आप हमें लाइक करें, शेयर करें और क्या करें, यदि आप हमारे अभी अभी नए श्रोता हैं तो क्या करें, आप हमारे बेल बटन्स को दबाएं और सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसके साथ ही हम आपको बता दें आज हम आपके साथ एक नई जानकारी को शेयर करने जा रहे हैं और वो है कि हमने एक व्हाट्सएप नंबर अपना लॉन्च किया है। उसका नंबर है 7055248478, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वायरी हो, कोई भी बुक्स की वांट हो तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर बता सकते हैं, ठीक है। यदि किसी बच्चों को मान लीजिए दिक्कत होती है कि वो टेलीग्राम पे नहीं आ सकते या मान लीजिए मेल नहीं कर सकते, कभी कभी मेल नहीं खुलते हैं कई दिनों तक, तो आप सीधे व्हाट्सएप पे हमें अपनी इन्फॉर्मेशंस दे सकते हैं। अब हम आपको एक चीज़ और बता दें कि वो भी आपके लिए चेयरफुल न्यूज़ है कि जैसे मान लीजिए आपको बुक्स मंगवानी है, होम डिलीवरी करानी है, तो अब हमने क्या किया है कि कैश ऑन डिलीवरी भी शुरू कर दी, यानी कि बुक जब आपके डोर पर पहुंच जाए तब आप उसको पेमेंट करिएगा, ठीक है। और अब धीमे से हमारी बुक्स आपके अमेज़ॉन पर भी आने वाली हैं। आज के लिए बस इतना ही, आप हमसे जुड़े रहिए, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए जिससे कि अधिक से अधिक लोग इस जो BLED जैसी जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ थी उसको समझ सकें, देख सकें और जान सकें। तो आज के लिए हम बस इतना ही, और एक बार और कहेंगे कि ये जो क्वेश्चन आपको बताया गया है ये डिटेल में है, ठीक है। इसको आप नोट्स के रूप में ज़रूर कन्वर्ट करें। टेक्स्ट की आवश्यकता हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संबंध साध सकते हैं, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही, तो अपनी डॉक्टर उषा को दीजिए विदा। नमस्कार।